बढ़िया डिजाइनर सूट्स पहन के जो टेलीविजन पे आते हैं ना, वो सब है क्रिमिनल मीडिया। भारत के संविधान को कमजोर करके मनुस्मृति लागू करने का दुरुपयोग कर सभी को एक दूसरे से लड़ाया जाता है इन मनुवादी मानसिकता के लोगों द्वारा। देश का सारा माल लूट कर ये मनुवादी मानसिकता के खास तौर पे गुजराती बिजनेसमैन चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर हड़प रहे हैं। सभी लोगों को SC ST OBC और माइनॉरिटी सारे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन SC ST और मुस्लिमों के साथ, मुसलमानों के साथ डायरेक्ट एक तरीके से तलवार लेके काटा जा रहा है। ये कहना कि मुसलमान मुसलमानों की आवाज ही उठाएंगे सिर्फ वरना परमिशन कैंसिल कर देंगे, ये है बड़ी साजिश इस देश में जो चल रही है। पहले तो देश के, आप इंडिया के, भारत के सभी जो ईमानदार और जेन्युइन प्रेस आई है उसका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप लोग हैं जो आज की तारीख में जो क्रिमिनल मीडिया कोई भी इशू RSS, BJP और मनुवादी ताकतों को फ़ायदा पहुंचाने के एंगल से और उसी के तरीके से कवर करते हैं, आप उसका एक काउंटर नैरेटिव देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ध्यान से, और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने भी बहुत ध्यान से इस मुल्क के हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं इस बात को समझा, और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे, मैं उसका नेशनल कन्वीनर हूँ, कि इस देश की पॉलिटिक्स, इस देश के चलाने का निज़ाम भारत के संविधान को कमज़ोर करके मनुस्मृति लागू करने का जो आइडिया है RSS और BJP का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई कम्युनिटी है जिसका वो दुरुपयोग करके, जिसको वो हाशिए पे लाके या जिसको वो शिकार करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सभी लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी सारे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जैसा कि मनुवाद में और मनुवादी मानसिकता की एक सैकड़ों साल का इतिहास रहा है, वैसा करने में मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं जो सिर्फ मुसलमानों की बात उठाते हैं, और बहुत सारे हमारे सो कॉल्ड ईमानदार जर्नलिस्ट भी हैं जो सिर्फ मुसलमानों की बात उठाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ध्यान से स्टडी करके पाया कि जो मुस्लिम आवाम है, या शेड्यूल कास्ट आवाम है, या शेड्यूल ट्राइब आवाम है, या सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, या OBC समाज के लोग, सभी तो मजलूम हैं, सभी की हालत कमोबेश एक जैसी है, सभी को एक दूसरे से लड़ाया जाता है इन मनुवादी मानसिकता के लोगों द्वारा, और देश का सारा माल लूट कर ये मनुवादी मानसिकता के खास तौर पे गुजराती बिजनेसमैन चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर हड़प रहे। तो इस साजिश को बेनकाब करने के लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने एक जो स्कीम बनाई मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के साथ मिलकर, कि हम एक बड़ी मुस्लिम पंचायत करते हैं। जो जुल्म मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं वैसे ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर भी हो रहे हैं, वैसे ही OBC के ऊपर भी हो रहे हैं, लेकिन वो अलग तरीके से हो रहे हैं। सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के साथ भी हो रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से हो रहे हैं। लेकिन SC ST और मुस्लिमों के साथ, मुसलमानों के साथ डायरेक्ट एक तरीके से तलवार लेके काटा जा रहा है मनुवादियों द्वारा। उसकी लेटेस्ट मिसाल मणिपुर में है, बाकी मिसालें आपके सामने बहुत सारी हैं, गुजरात से लेके, मुजफ्फरनगर से लेके, और दिल्ली के जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमले हुए थे RSS और BJP द्वारा, बिहार शरीफ है, मैं अगर आपको गिनवाने लगूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये सभी मजलूम हैं, और हम एक एक करके पहले मुस्लिम महापंचायत बुलवाएं, क्योंकि यही नफ़रत पैदा करने का एक तरीका मुसलमानों के खिलाफ साजिश करके ही RSS और BJP करती है। लेकिन यह मुस्लिम महापंचायत हर एक मजलूम की आवाज़ उठाएगी। है तो मुस्लिम महापंचायत, इसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, लेकिन ये हर एक मजलूम की, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की, दूसरी माइनॉरिटीज़ की भी आवाज़ उठाएगी। कितना अच्छा मंजर रहता। और भारत के संविधान का जो प्रीएम्बल है, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, और बहनों में प्यार, भाइयों में और भाइयों में प्यार कैसे होगा अलग अलग कम्युनिटीज़ में, जब एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी की
मजलूमियत की, यानी कि उनकी पीड़ाओं की आवाज़ उठाएं। कितना अच्छा मंजर होगा, कितना अच्छा माहौल होगा उससे। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके कि पहले हम मुस्लिम महापंचायत करेंगे, बाकी उसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद ओबीसी महापंचायत करेंगे, दूसरी माइनॉरिटीज़ की महापंचायत करेंगे। लेकिन इसमें भी दरवाजे ओपन हैं, और इसमें हम लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के भी बड़े बड़े लीडरों को स्टेज पे रहने की भी दावत दी। जैसे ही ये बात भारत सरकार को, और अमित शाह जी इस पे सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं बहुत ही क्लोज, क्योंकि ये प्रोजेक्ट शायद उन्हीं का है सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने का मुसलमानों के लिए और उसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो उन्होंने हमें बुला के, देखिए हमने पिछले महीने ही अप्लाई कर दिया था और परमिशन हमें दे दी दिल्ली पुलिस ने, और बाकायदा कम से कम 10 मीटिंग्स की होंगी इसके प्रोग्राम के बारे में। अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने, आईबी ने, स्पेशल ब्रांच ने, स्पेशल सेल ने, ट्रैफिक पुलिस ने, लोकल पुलिस ने, और पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स ने, हमारी जो लोग यहाँ से परमिशन लेने जा रहे थे, राजेश कुमार जी जो हमारे दिल्ली के कन्वीनर हैं, उन्होंने अप्लाई की थी, क्योंकि प्रोटोकॉल है हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का भी, दिल्ली में कोई प्रोग्राम होगा तो जो दिल्ली के कन्वीनर हैं वही होस्ट होते हैं उसके। तो हमारे लोगों को ग्रिल किया गया बार बार कि आप बताओ, सब कुछ डिटेल में पूछा, और उसके बाद सभी चीज़ों में पूरा उतरने के बाद हमें परमिशन मिल गई। परमिशन मिलने के बाद हमने इसका ऐलान किया, और अनप्रेसिडेंटेड ऐसा रिस्पॉन्स आया कि शायद सरकार उससे डर गई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग और सब कम्युनिटी के लोग मुस्लिम महापंचायत में आएंगे और वहाँ पे आवाज़ उठेगी सब मजलूमों की, तो सारा आरएसएस का हिंदू राष्ट्र बनाने का तो कॉन्सेप्ट ही धराशायी हो जाएगा। सारा मनुस्मृति लागू करने का भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उसको ख़त्म करने का प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा। सारी राजनीति देश की मजबूती की तरफ बढ़ जाएगी, देश को टुकड़े टुकड़े करने की तरफ राजनीति ख़त्म ही हो जाएगी। तो हमारी टीम को बुला के ये कहा गया कि आप लोग सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाएं, क्योंकि मुस्लिम पंचायत है, तो हम आपको इजाज़त देंगे, नहीं तो हम आपकी कैंसिल कर देंगे। इस बात को जब हमारी टीम को बोला गया, तो जो हमारी टीम से गए हुए थे सुफियान एडवोकेट साहब, हमारे जो ऑफिस बेयरर भी हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने साफ मना कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो दूसरे लोगों की ज़्यादा आवाज़ उठाए, और कोई शेड्यूल कास्ट है तो वो दूसरे लोगों की आवाज़ ज़्यादा उठाए। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर भी उन्होंने कहा कि अपने लीडर से, यानी कि मुझसे पूछ के जवाब दे दें। तो सुफियान साहब ने उनको अगले दिन एक व्हाट्सएप करके मैसेज भेजा कि हमने अपनी टॉप लीडरशिप से भी बात कर ली है, और टॉप लीडरशिप का ये कहना है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। मुस्लिम महापंचायत है, लेकिन मुसलमान जो हैं वो अपने से पहले, सबसे पहले वाल्मीकि समाज की आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि शेड्यूल ट्राइब्स और वाल्मीकि समाज हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और पीड़ित है। ये सुनते ही 5 मिनट के अंदर, आप लोग मानेंगे, ये मैसेज जाने के 5 मिनट के अंदर अंदर हमें परमिशन रिवोकेशन का नोटिस आ जाता है। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए? ये कहना कि मुसलमानों की आवाज़ ही उठाएंगे सिर्फ, वरना परमिशन कैंसिल कर देंगे, ये है बड़ी साजिश इस देश में जो चल रही है, जो हमारे देश के हर एक सच्चे देशभक्त भारतीय को, इंडियन को समझनी चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हम लोग ISIS की अपोज करने के लिए 2014 में जा रहे थे इराक, तब भी सरकार ने रोका था कि आप आतंकवाद का ऑपोजिशन करने मुस्लिमों को नहीं जाने देंगे। मुसलमान ISIS की मुखालफत अगर करेंगे बड़े लेवल पे लाखों लोग, तो हम नहीं करने देंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है हमारी विड्रॉ करने की परमिशन, इस बात को बिल्कुल बेनकाब कर देती है कि सरकार ये चाहती है मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाएं, वो सरकार का एजेंडा है। लेकिन मुस्लिम महापंचायत, जो कि शायद सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही थी रिसेंट टाइम्स में, वो सब लोगों की आवाज़ उठाए, ख़ास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, OBC की, दूसरी माइनॉरिटीज़ की, ये सरकार को मंजूर नहीं है, और उसके लिए वो खुल के मैदान में आके परमिशन विड्रॉ कर लेते। तो ये हम अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। और उसके अगले दिन ही, यानी कि कल ही हमने मुकदमा फाइल कर दिया था, आज पहली हियरिंग पे आया है। तो दिल्ली पुलिस के
जो वकील पेश हुए, सरकार के जो वकील पेश हुए, वो कह रहे हैं कि मैंने अभी फाइल नहीं पढ़ी। देख रहे हैं, ऐसी कौन सी हमने 50,000 पेज की फाइल बना दी थी। छोटी सी तो केस है, छोटा सा बात है जो मैंने आपको अभी 5 मिनट में समझाई है। तो दिल्ली पुलिस के और सरकार के वकील ने यह कहा कि मैंने अभी फाइल नहीं पढ़ी है, मुझे टाइम दे दिया जाए। यानी कि इस बात को टालना चाहते थे, लेकिन अदालत ने फिर भी कल की डेट दी है। तो कल इस बात का फैसला हो जाएगा कि क्या मुसलमान बड़ी महापंचायत करके सभी मजलूमों की आवाज़ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। और इस साजिश को बेनकाब कल मेरे ख्याल से पूरी तरीके से हो जाएगी। दूसरी बात एक और है, कल मैं पिछले जुमे को दिल्ली की जामा मस्जिद में मुझे बताया है कि जो हमारे शाही इमाम हैं, और आजकल तो शाह जो है वो सिर्फ अमित शाह जी के साथ ही जुड़ता है, तो शायद जो अमित शाही इमाम साहब हैं, वक्त के शाह तो आजकल वही है ना, शाही इमाम क्या होता है, तो आजकल के शाह अमित शाह हैं। तो अमित शाही इमाम साहब ने पिछली बार शायद नमाज भी नहीं पढ़ाई थी। उसकी वजह क्या है, अब मैं खुद इंशाल्लाह जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ने जाऊंगा और इसकी वजह तलाश करूंगा कि क्या ऐसी वजह है कि वो नमाज़ पढ़ाने से भी बच रहे हैं। तो कल मैं बाकी सब लोगों को भी कहता हूं, जो लोग मेरे साथ कल जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा करना चाहते हैं, कल सब लोग जुमे की नमाज़ जामा मस्जिद में अदा करें ताकि हम वजूहात समझ सकें। और आज दूसरी बात एक और भी है कि फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है उसके बारे में भी कोई मजबूत आवाज़ अभी तक देश से नहीं उठी। एक मौलाना कल्बे जवाद साहब ने लखनऊ में एक मुजाहरा ज़रूर किया, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई बहुत मजबूत आवाज़ पूरे देश से नहीं उठती नज़र आई है। और जो इज़राइल नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतें जो हैं, जो जू कम्युनिटी के साथ खिलाफ जाके, जुडाइज़म के खिलाफ जाके, जो ज़ायनिस्ट ताकतें अपने पैसे और लालच के लिए जो पूरी दुनिया में और फ़िलिस्तीन में कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं समझता हूँ भारत देश ने जो स्टैंड लिया है, वो भारत देश की बात कर रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। भारत देश ने जो स्टैंड लिया है, इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है, वो करेक्ट स्टैंड है। हर एक दुनिया के हर एक बड़े मुल्क को जो अपने आप को बड़ा समझता है वही लेना चाहिए। मैं समझता हूँ सभी भारतीयों को भारत की कंट्री का जो स्टैंड है, दैट वी इंडिया स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन, ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहते रहें, उनको शायद ज़्यादा चीज़ों की समझ भी देर में आती है, उनको भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी का भी नहीं पता है, इसीलिए वो नीजक रिएक्शन करते हैं। और जो अभी सैकड़ों बच्चे एक आतंकवाद के तरीके से, जो सबसे ख़तरनाक आतंकवाद है, देखिए जो डेफिनेशन आतंकवाद की है यूएपीए में 15 सेक्शन है, और वो यूएन की जो डेफिनेशन है आतंकवाद की उसके हिसाब से बनाई गई है। उसमें जो अभी ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो गाज़ा में कर रही हैं, वो आतंकवाद की डेफिनेशन में अगर कोई आ सकता है, कोई स्टेट, कोई कंट्री, तो वो ये ज़ायनिस्ट स्टेट इज़राइल की आईडीएफ आ सकती है। वरना ये दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि कौन सा साइड, कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री हमास ज़्यादा बड़े वॉर क्राइम्स कर रहा है, या आईडीएफ, या जो ज़ायनिस्ट कंट्री है इज़राइल, वो ज़्यादा बड़े वॉर क्राइम कर रही है। मेरे अंदाजे से जो मैंने एनालिसिस की है, मेरे ख्याल से पहले मैं 90% बोल रहा था, 95% से भी ज़्यादा जो इज़राइल की फोर्सेस हैं वो वॉर क्राइम्स कर रही हैं। 5% इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक से की जाएगी तो नतीजा आ सकता है कि शायद इस तरफ से भी 5% हमास की तरफ से, और जो दूसरे फ़िलिस्तीन की फोर्सेस हैं उस तरफ से भी वॉर क्राइम्स। वॉर दो कंट्रियों के बीच में होती है, ये बात ध्यान रखने की है, वॉर क्राइम्स। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसको वॉर कहा है, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। तो वॉर क्राइम्स जो हो रहे हैं वो दोनों तरफ से हो रहे हैं। 95% आईडीएफ यानी कि इज़राइल की तरफ से, ज़ायनिस्ट फोर्सेस की तरफ से, 5%
शायद दूसरी तरफ से यही हमारे देश का भी स्टैंड होना चाहिए कि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, जो कि मल्टी कंट्री की होनी चाहिए, यूएन लेड होनी चाहिए, उसके द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि किसने कितने वॉर क्राइम्स किए हैं, और उन पक्षों को जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं उनके मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सज़ाएं मिलनी चाहिए। इसकी बहुत सख्ती से पालन करनी चाहिए और इसकी सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को जम के यही स्टैंड लेना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जो इज़राइल एज ए कंट्री है, ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं, उसके खिलाफ यूएन जनरल असेंबली ने और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अनगिनत रेजोल्यूशंस पास किए हैं। ये वीटो का इस्तेमाल करके जो ये जुल्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या वो वॉर क्राइम के अंडर आता है नहीं आता है, ये भी एक डिस्कशन शुरू होनी चाहिए। वीटो क्या होता है, वीटो की पावर क्या है कि आर्ग्यूमेंट आपने जीत लिया, आप 100% बात सही कह रहे हो, लेकिन हम इसे नहीं होने देंगे। ये क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से बात है, या ये ज़ोर ज़बरदस्ती नाइंसाफ़ी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वीटो है? तो ये वीटो के ज़रिए जो ये क्राइम्स कराए जा रहे हैं, इसके बारे में भी मेरे ख्याल से पूरे विश्व भर में चर्चा होनी चाहिए कि ये वीटो का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट फॉलोइंग एनी जस्ट एंड फेयर नॉर्म्स वीटो? तो इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे शॉर्ट नोटिस पे आए और मुझे कवर किया। बहुत शुक्रिया। बार-बार आप क्रिमिनल मीडिया का यूज़ करते हैं, कौन है क्रिमिनल मीडिया? एक तो पहचान तो एक तो ये है जो ये बड़े बड़े बढ़िया डिज़ाइनर सूट्स पहन के जो टेलीविज़न पे आते हैं ना, जो डायरेक्ट टू एयर टेलीविज़न के ज़रिए आते हैं, जो ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ को छोड़ के बहुत कम बचे हैं, वो मतलब मुट्ठी भरी बचे हैं, वो सब है क्रिमिनल मीडिया। आप लोग मीडिया हैं। और एक और हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ मीडिया है, जो एजेंडा के तहत काम करती है, जो कि नज़र तो आती है मजलूमों की तरफ लेकिन होती नहीं है। वो हिंदू मुसलमान जो करते हैं, जो लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, जो लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं करते मुसलमानों के साथ साथ, वो भी कहीं ना कहीं उसी एजेंडे को फॉलो करते हैं, जिसको हमने अभी साबित किया सरकार ने जो हम पे दबाव बनाया है। यही तो बहुत सारे हमारे सो कॉल्ड अच्छे लगने वाले मीडिया भी करते हैं ना कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, हिंदू मुसलमान झगड़े हुए। हिंदू मुसलमान तो झगड़े होते ही नहीं है। मणिपुर में क्या हिंदू क्रिश्चियन झगड़े हो रहे हैं, हिंदू ट्राइबल झगड़े हो रहे हैं? नहीं, वहाँ पे आरएसएस के कार्डर्स, अरामबाई तेंगुल, मेती लेपुन नाम के कार्डर्स जो हैं, वो ट्राइबल्स के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर हमले कर रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, और उनकी सहायता वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है और अमित शाह जी पूरी ताकत लगा के उनकी सहायता कर रहे हैं। ऐसा पिक्चर साफ नज़र आती है। जो क्रिमिनल मीडिया शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या आप पहचान कर पाए हैं? 2-4 चैनलों के नाम, अखबारों के कितने नाम? चैनल्स के नाम चाहते हैं बताइए? 2-4 के नाम बता दीजिए जो क्रिमिनल मीडिया है। मैं अभी बता देता हूँ। सिंगल आईडी पे बताऊँ, यहीं बता दूँ? बता दीजिए। देखिए, जैसे टाइम्स नाउ पूरा ग्रुप, हिंदुस्तान टाइम्स का जो पूरा जी, और उसके बाद ये नाम गिनवाऊँ, शुरुआत कहाँ से करूँ? आजकल तो रूबिका लियाकत जी सबसे ऊपर चल रही हैं, मतलब टॉप पे अगर कोई उस क्रिमिनल मीडिया की हेड हैं कोई, तो रूबिका लियाकत जी हैं। अर्नब गोस्वामी शायद आजकल कुछ थक से गए हैं, वो थोड़ा पीछे हो गए। सुधीर चौधरी जी तो लंबी रेस के घोड़े हैं, वो दौड़ते ही जा रहे हैं। और बताइए किस किस का नाम लूँ? मुझे तो अब मैं देखना भी बंद कर दिया ना, तो मुझे पता भी नहीं कौन कौन आजकल चेहरे। अमीश देवगन जी हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।